हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से उसके कणों की पारस्परिक दूरी अपरिवर्तित रहती है तो हम उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। लेकिन व्यवहार में कोई भी पिंड पूरी तरीके से दृढ़ नहीं होता है। प्रत्येक पिंड पर उचित मात्रा में बल लगाकर उसे कम या अधिक मात्रा में विरूपित या डिफॉर्म्ड किया जा सकता है। तो उसी के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ हम मान सकते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। पहले लेते हैं हम पूर्णतः प्रत्यास्थ। यदि विरूपक बलों को यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं उनको अगर हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक आकृति या आकार तुरंत प्राप्त कर लेती है तो उन्हें पूर्णतः प्रत्यास्थ या परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स कहा जाता है। और जो वस्तुएं पूर्णतः जो विरूपक बलों को हटाने के बाद स्थायी रूप से विकृतकारी रूप में ही रह जाती है और वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती है, उन्हें पूर्णतः अप्रत्यास्थ या परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। व्यवहार में कोई भी वस्तु पूरी तरीके से प्रत्यास्थ या पूरी तरीके से अप्रत्यास्थ नहीं होती है। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी बाह्य विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बलों को हटा लेने पर पूरी तरीके से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, वो प्रत्यास्थता कहलाता है। तो हम जो ये टॉपिक ले रहे हैं प्रत्यास्थता, इसमें हम उन्हीं वस्तुओं तक अध्ययन करेंगे जिसकी जो आंतरिक संरचना है उसके सभी भागों में समान हो तथा भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान हो। सभी जो तरल इस श्रेणी में आते हैं लेकिन ठोस इस श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि धातुओं को यदि तार या ठोस दंड के रूप में लिया जाए तो कम से कम उनके जो प्रत्यास्थता गुण होते हैं वो सभी बिंदुओं पर और सभी दिशाओं में एक समान माने जा सकते हैं। यानी जो प्रत्यास्थता का गुण है वो हम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक वस्तुओं तक ही सीमित रखेंगे। अब इसी टॉपिक में कुछ परिभाषाएं हैं जिनका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं में लेते हैं लोड या भार। लोड या भार किसे कहते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों को या उसके कॉम्बिनेशन को, एक से ज़्यादा अगर बाह्य बल लग रहे हैं जिसको लगाने से जो वस्तु है वो विकृत होती है तो उन बलों को भार कहते हैं और इन भार को विरूपक बल भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रतिबल या स्ट्रेस। तो इसको परिभाषित करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में अपने आंतरिक बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में होती है, लेकिन जब कोई बाह्य बल या लोड लगाया जाता है कि इनके जो कण हैं उसमें आपेक्षिक स्थानांतरण के कारण वस्तु विकृत हो जाती है और वस्तु में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं जो बाह्य बलों का विरोध करते हैं और विरूपक बलों के हटाने पर वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो विकृत अवस्था में अगर साम्यावस्था आ जाती है तो जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल होते हैं वो बाह्य बलों के कुल मान के बराबर होते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है उस पर इंटरनल फोर्सेज है वो उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको बैलेंस रखते हैं। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए या लोड लगाया जाए तो उसमें वस्तु जो विकृत हो जाती है और विकृत होने पे एक ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो साम्य अवस्था में विकृति के कारण पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बलों को प्रतिबल कहते हैं। अर्थात प्रतिबल जो है वो संतुलन की अवस्था में आंतरिक बल के बराबर और विपरीत होते हैं। अतः संतुलन की अवस्था में प्रतिबल का मान एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बाह्य बल के मान के बराबर होता है। इसको फॉर्मूले के रूप में इसे लिख सकते हैं, प्रतिबल बराबर प्रतिक्रियात्मक बल का परिमाण डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल या बाह्य बल का परिमाण डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। यदि वस्तु का क्षेत्रफल तो ए हो और कार्यरत जो बाह्य बल हो एफ हो तो प्रतिबल को लिख सकते हैं एफ अपॉन ए। अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो ऊपर फोर्स है और नीचे एरिया है तो एम के सिस्टम में इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अगर सीजीएस सिस्टम ले तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसकी विमा देखें तो विमा होती है ML-1T2। अब प्रतिबल जो है हम डिफाइन किया है कि प्रतिबल इज इक्वल टू बल बट्टे क्षेत्रफल। जो बाह्य बल लगाया जाता है, एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। तो इसमें जो बाह्य बल है उसके आधार पर जो प्रतिबल है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल और तीसरा है स्पर्शी प्रतिबल। हम इनको एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि किसी वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, विरूपक बल लगाया जाए, तो जो प्रतिबल होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। या अर्थात जब किसी वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु के इकाई अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी 2 प्रकार का हो सकता है। यदि बाह्य बल के कारण वस्तु की विमाओं में कमी होती है, लंबाई में कमी होती है, संकुचन होता है, तो इस स्थिति में प्रतिबल को संकुचन प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और यदि बाह्य बल लगाने पर विमाओं में वृद्धि होती है तो प्रतिबल को हम तनन प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अर्थात बाह्य बल जो है वो वस्तु की लंबाई में वृद्धि करता है या कमी करता है, उसके आधार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दूसरा लेते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस या अभिलंब प्रतिबल। अब किसी वस्तु पे जो बाह्य बल है वो वस्तु के पृष्ठ के लंबवत सभी दिशाओं में कार्यरत हो, तो उसके कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो इस परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो प्रतिक्रियात्मक बल है उसको कहते हैं अभिलंब प्रतिबल। अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल में क्या अंतर है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी या संकुचन होता है, यानी लंबाई में परिवर्तन होता है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस है या अभिलंब जो प्रतिबल है वो वस्तु के आयतन में परिवर्तन करता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो बल है वो भी अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। ये भी संकुचन और तनन 2 प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा जो प्रतिबल है वो लेते हैं हम स्पर्शी प्रतिबल या टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की सतह पर ये जो स्पर्शी बल लगाया जाता है तो वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, आयतन में या लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले प्रतिक्रियात्मक बल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इस प्रकार जो एक्सटर्नल बल लगाया जाता है वो वस्तु में किस तरीके का परिवर्तन करता है उसके आधार पर हमने प्रतिबल को 3 भागों में बांटा है: अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शी प्रतिबल। अब प्रतिबल या एक्सटर्नल जो वेट लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके कारण उस वस्तु में विकृति उत्पन्न होती है। तो पहले तो विकृति को परिभाषित करते हैं कि विकृति स्ट्रेन क्या है। ये जब वस्तु पर कार्य करने वाले जो बल हैं उसके विभिन्न भागों में आपेक्षिक स्थानांतरण पैदा करते हैं। अर्थात जब बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके कारण जो वस्तु में आंतरिक रूप में जो रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, या वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा, या वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है, तो हम उस वस्तु को विकृत कहते हैं। और ये जो विकृतकारी बल है उसके कारण वस्तु के इकाई आकार में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अर्थात वस्तु के आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्योंकि एक रेशो है कि जो प्रारंभिक आकार क्या था और बाद में क्या हुआ, तो इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वस्तु में उत्पन्न विकृति के आधार पर जो विकृतियों को है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा आयतन विकृति और तीसरा अपरूपण विकृति। सबसे पहले लेते हैं हम अनुदैर्ध्य विकृति। अगर किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश अगर बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं।
मान लीजिए कोई L लंबाई का तार है और उस पर बाह्य बल लगाने से उसकी लंबाई में परिवर्तन जो है वो स्मॉल l हो, तो अनुदैर्ध्य विकृति होगा लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई, तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य विकृति है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। यदि बाह्य बल लगाने से वस्तु की लंबाई बढ़ती है तो जो विकृति है वो तनन विकृति या टेंसाइल स्ट्रेन कहलाती है, और यदि लंबाई कम होती है तो विकृति को संपीड़न विकृति या कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। दूसरी प्रकार की विकृति को लेते हैं आयतन विकृति। बाह्य बलों के कारण वस्तु के इकाई आयतन में हुए परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु है उसका बाह्य बल लगाने से पहले आयतन कैपिटल V है और आयतन में परिवर्तन स्मॉल v हो तो आयतन विकृति होगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तीसरा है अपरूपण विकृति या शियरिंग स्ट्रेन। यदि बाह्य बल लगाने से वस्तु के केवल रूप में या आकृति में परिवर्तन हो और लंबाई और आयतन अपरिवर्तित रहें तो इस प्रकार की विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस क्यूबॉइड पर विचार करते हैं ABCDEFGH, जिसका जो ABCD जो सरफेस है वो तो है फिक्स है, उसको स्थिर रखा गया, और इसके जो अपोजिट फेस है EFGH उस पर एक स्पर्शी बल F लगाते हैं, जिससे जो इस ये वाली जो फेस है वो खिसक करके नई स्थिति E डैश F डैश G डैश और H डैश पर हो जाती है। अब यदि जो पहली वाली जो लेयर ABCD जो तो फिक्स थी और जो नई वाली लेयर है उसमें प्रत्येक जो रेखा है वो थीटा कोण से विचलित हो गई हो, जैसे कि AE, DH, BF और CG की नई स्थितियाँ AE डैश, DH डैश, BF डैश और CG डैश हो जाती है। तो ये जो थीटा कोण है वो अपरूपण कोण कहलाता है तथा ये अपरूपण विकृति का माप होता है। अर्थात अपरूपण विकृति को उस कोण से मापते हैं जो प्रारंभिक स्थिति में स्थिर फलक के लंबवत रेखा और बाद में बल लगाने पर इस रेखा द्वारा प्राप्त स्थिति के बीच बनता है। यदि हम AE को तो कैपिटल L ले लें और EE डैश को स्मॉल l लें तो इस ट्राइंगल AEE डैश से टेन थीटा जो है वो EE डैश अपॉन AE, और EE डैश तो अपना स्मॉल l और AE अपना कैपिटल L। और यदि थीटा छोटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अपरूपण नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अपरूपण होगा तो वस्तु जो है स्थायी रूप से विकृत हो जाएगी, तो साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर है और वो थीटा टेन थीटा के बराबर ले लें तो अपरूपण विकृति जो है वो अपरूपण कोण के बराबर होगी। इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थ है तो उस पर बाह्य बल लगाने पर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है और एक्सटर्नल बल हटाने पर पूरा अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। तो जो बाह्य बल लगाए हैं वो किस दिशा में लगाए हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, उसके आधार पे उन प्रतिबल को डिफाइन करते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स उस वस्तु के अंदर किस तरीके का स्ट्रेन या विकृति उत्पन्न करते हैं उसके आधार पे हम विकृतियों को परिभाषित करते हैं।